हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स की क्या स्टेट थी, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है। हम पॉपुलेशन से रिगार्डिंग बात करें, पॉपुलेशन कैसी थी, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था। जब हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हर चीज़ स्टडी करनी है तो एक बार पॉपुलेशन भी देख लेते हैं हम कैसी थी। तो कहता है एक बात आती है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार पूछा जाता, तो हो सकता है आपकी बार ना पूछा जाए। ये कहता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है कौन सा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को समझो पहले, तो पहले बता देती हूँ 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से क्यों जाना जाता है? ईयर एक ऐसा साल, कैसा साल? ग्रेट डिवाइड, यानी उसने एक ऐसा डिवाइड लेके आया वो जिसको उसने डिवाइड कर दिया, यानी एक ऐसा ईयर है उससे पहले वाले अलग ईयर रह गए, उसके बाद वाले अलग ईयर रह गए। तो 1921 से पहले के जो ईयर थे उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशंस थी वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज यानी फ्लक्चुएट करती रहती थी। लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर आया कि उसके बाद पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज ही होती चली गई, वो कभी रुकी नहीं। मतलब क्या वो स्टैग्नेंट नहीं हुई, बार बार ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं आया, इंक्रीज डिक्रीज जैसे पहले आते रहते थे। 1921 के बाद पॉपुलेशन हमारी कंसिस्टेंटली राइज हुई। यही बता रखा है कि 1921 से पहले पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रही इंडिया के अंदर वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रही, एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज। लेकिन 1921 के बाद कंसिस्टेंटली राइज होती गई पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। फिर बता रखा कैसे कैसे हुई, तो सेंसस एक बार देख लेते हैं। 1901 के अंदर वो डिक्लाइन हुई है 0.04 करोड़ से, यानी कब 1981 में अगर 1891 में अगर तुम देखोगे तो 23.87 करोड़ थी, और 1901 में वो 23.83 हो गई। तो 0.04 करोड़ का डिक्लाइनमेंट शो हो रहा है 1901 में। उसके बाद 1911 में जब हुई, फिर हमने देखा पॉपुलेशन को काउंट किया, यानी जब भी काउंटिंग चली, कैलकुलेशन की गई, तो मिली 1901 में 23.83 थी, ये तो थी। 1891 में ये नहीं हाँ 1911 में ये कितनी हो गई हमारी? 1901 में थी 23.83 और 1911 में होगी 25.21, यानी कि 1.38 करोड़ का इंक्रीजमेंट शो किया। फिर क्या हुआ? फिर 1911 में तो रही 25.21 जितनी है उतनी, और 1921 में कितनी होगी? 25.14, यानी कि डिक्लाइनमेंट शो किया 0.07 का। लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुई और ये कंसिस्टेंटली राइज होते चले गई। 1931 में चेक किया 2.76 करोड़ से इंक्रीजमेंट, 1941 में किया 3.96 करोड़ से इंक्रीजमेंट, 1951 में क्या 4.24 करोड़ से इंक्रीजमेंट शो हुआ। तो ये कह रहा है राइजिंग पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज होती गई इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो इससे क्या हो गया? इससे भाई बर्डन आ गया, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बर्डन आ गया। अब जो इंडिया के अंदर एक्सपेंडिचर किया जाता कंट्री के ऊपर, अब उसको मेंटेन करने में लगाएं, उसकी कंजम्पशन नीड्स कंप्लीट करें, या इन्वेस्टमेंट पे लगाएं। तो कहता अब आगे इंडिया के लोगों के सामने प्रॉब्लम, कहता मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई हुई तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हमारी लो रह जाएगी। अगर हम उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड करने लगे तो इसका मतलब क्या है? हम उनकी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट को हाई कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ करने वाले इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पे तो पैसा लगा नहीं पाएंगे, उनके लिए घर बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट होगी तो क्या होएगा? कहता है एक ही काम होएगा। जैसे तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स में आते हैं, तुमने पढ़ा था कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन काम क्या होएगा? जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनसे हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो अगर तुम उस सारे रिसोर्सेज को लगा देते हो मेंटेन करने में, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हो कि लोगों को मेंटेन करने का काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब उनको घर वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, तो तुम्हारी जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगी। और अगर हाई मेंटेनेंस हुई, अगर तुम हाई मेंटेनेंस करोगे और लोग और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसे ही थी, तो इंडियन इकोनॉमी दोबारा दिखा रही कि हमारी बैकवर्ड थी और स्टेगनेंट थी। उसके बाद कह रहे हैं 1951 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कभी भी अलार्मिंग नहीं हुई। अलार्मिंग मतलब कभी भी उसने ज़्यादा सीरियस थ्रेट क्रिएट नहीं की, वो मिल्ड से मॉडेस्ट तक रही, मतलब इंक्रीज तो होती रही लेकिन मिल्ड से मॉडेस्ट तक रही। लेकिन 1951 में क्या हुआ? पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा राइज होगी कि वो नेचर के अंदर एक्सप्लोसिव था, यानी कि एक्सप्लोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि वो भयंकर था, यानी वो कंट्रोल करना
ईजी नहीं था, एक सीरियस चैलेंज बन के आया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया 1951 में, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो हम सोच रहे थे चल अच्छी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही है, बड़ी खुश हुए। लेकिन 1951 तक तो हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। उसके बाद तो पॉपुलेशन अलार्मिंगली राइज हो गई, और वो इतनी ज़्यादा राइज हुई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कैसे उनको हैंडल करें अब इतनी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ऑक्यूपेशनल यानी कि उनका व्यवसाय क्या था, रोजगार क्या था, कैसा स्ट्रक्चर था। एग्रीकल्चर सबसे पहले पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का इंडिपेंडेंस से पहले। क्या अभी भी देख लो तो, यानी अभी हमने किया है सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर थोड़ा डेवलप किया है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे उस टाइम पे 72.7% लोग थे जो कि फुली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे इंडिया के अंदर। जबकि जो वेल डेवलप्ड नेशन होंगे उनके कितने थे, 2% अमेरिका के अंदर करते थे खेती, 12% जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर 4% एग्रीकल्चर सेक्टर पे के ऊपर डिपेंड थे। तो कहते हैं इसी वजह से इंडिया इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट भी थी। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, देखो एग्रीकल्चर था इंडिया के अंदर प्रिंसिपल सोर्स ऑक्यूपेशन का, इंडस्ट्रियल था एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि नॉट इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशन मतलब लोग लगे तो हुए थे, लेकिन कितने लोग लगे हुए थे, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 9% लोग जो थे इंडिया के वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जबकि जो वेल डेवलप्ड नेशन हो गए उनका 32% यूएसए के लोग लगे हुए हैं, इंग्लैंड के 42% और 39% जापान के लोग इन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। यानी वो अपने अंदर, अपने देश के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के ऊपर। और हम यहाँ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पे लगे हुए हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, उस टाइम पे प्रोडक्शन भी लो है, तो क्या है, बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। अनबैलेंस ग्रोथ, फिर कहता है अगर हमारे जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, अगर ये तीनों सेक्टर हमारे हो जाए एक साथ इक्वली बैलेंस्ड रहे, यानी इनकी ग्रोथ जो वो इक्वल हो, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड है ग्रोथ। लेकिन अगर ये तीनों सेक्टर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये अनबैलेंस ग्रोथ रहेगी। ग्रोथ को तभी बैलेंस करेंगे जब हम इकोनॉमी के तीनों सेक्टर, सारे सेक्टर इक्वली डेवलप्ड हो। जैसा कि हमने देखा इंडिया के अंदर हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इन्फेंट स्टेज पे था, इन्फेंट वर्ड आते ही बच्चे वाली स्टेज पे था, ऐसी स्टेज जिसके ऊपर से ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं इंडिया हमारा ऐसी स्टेज पे था, तो इंडिया के अंदर हम नहीं कह सकते कि ग्रोथ होने के चांसेस थे। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोप साइडेड थी और बैकवर्ड थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 2 पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस किए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.